क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस थी उसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व को समझने वाले हैं। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था मौलिक अधिकार वाला वो हमने नहीं किया है, क्योंकि इस साल आपके पाठ्यक्रम से आपका जो सिलेबस है उससे बोर्ड ने सेकेंड चैप्टर को डिलीट कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। ठीक है, तो हम सीधा अब चैप्टर नंबर 1 से आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसको अब हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको चैप्टर 1 के फुल नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां जाकर आप चैप्टर 1 के पूरे नोट्स अवेलेबल है वहां पे पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर 3 हम आज जो पढ़ रहे हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसके जो नोट्स हैं वो भी वहीं पर अवेलेबल है। तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करें और उन नोट्स को देखें। काफी अच्छे से उन नोट्स को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखो, सबसे पहले आपने कभी भी शतरंज तो खेला होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि घोड़ा ढाई चाल चलता है। ठीक है, तो ऐसे उतनी इतनी चाल चलेगी, राजा इतना चलेगा, रानी ऐसे चलेगी, ऐसे कुछ नियम होते हैं। शतरंज का खेल जब हम खेलते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, इन नियमों को चेंज कर दें। एग्जाम्पल के लिए जो घोड़ा है वो ढाई चाल चलने की बजाय 3 चाल चलने लगे, तो क्या होगा, बाद में जब हम पूरा शतरंज का खेल खेलते हैं और उसका एंड आएगा तब उसका जो परिणाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर जहाँ पर घोड़ा ढाई चाल चल के खेल रहे थे हम उस रूल के हिसाब से, अगर रूल को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, जो आखिरी का अंतिम परिणाम है या अंतिम रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शतरंज में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे भारत में चुनाव के लिए हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हम उन नियमों में कुछ भी बदलाव लाते हैं तो हमें फिर उस चुनाव के रिजल्ट में, उसके परिणाम में चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम चुनाव से जुड़े हुए नियमों और उनमें अगर हम कुछ चेंजेस कर दें तो क्या परिणाम आएगा, इनके बारे में, तथा हमारे जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे हम कि चुनाव क्या है, चुनाव हमारे देश में क्यों कराया जाता है और किस किस टाइप से हमारे देश में चुनाव होता है। आपको लग रहा होगा नॉर्मल चुनाव में वोट देने जाते हैं और क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों का या बहुत सारी संकल्पनाओं को समझेंगे, जिससे आप पूरी तरीके से भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, वो है चुनाव और लोकतंत्र। ठीक है, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी पर बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक को खोलकर देख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो के साथ आप जब बुक आपके सामने होगी तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी हेडिंग है, सबसे शुरुआत जहाँ हमारे चैप्टर की होती है चुनाव और लोकतंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध है, क्या होता है ये, सबसे पहले इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे हम लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो, लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, जनता का शासन, यानी कि जब किसी देश की पूरी शक्ति जनता में निहित होती है, जब जनता में शक्ति निहित होती है किसी देश में, तो उस देश को कहा जाता है लोकतांत्रिक देश, यानी कि उस देश में कौन सी व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। आई होप आप समझ पाए होंगे। लोकतंत्र का मीनिंग है, लोक यानी क्या होता है, जनता, और जनता का कोई भी तंत्र यानी कि जनता का शासन, जहां पर वास्तव में शक्ति किसके पास हो, जनता के पास हो, तो उसको हम कहेंगे लोकतंत्र। जैसे भारत का एग्जांपल है, भारत में क्या है, वास्तव में शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। जनता ही क्या करती है, संविधान को, देश को शक्ति देती है। ठीक है, तो इस देश को हम क्या कहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा देश। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब जहां पर जनता का शासन हो, जहां पर पूरी के पूरे देश की वास्तविक जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं जनता में निहित हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लोकतंत्र।
अब आपको समझ में आ गया, जनता पे नीत हो, जनता का शासन हो, उसे हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। अब लोकतंत्र का मीनिंग हो गया। अब बढ़ते हैं चुनाव की तरफ। तो चुनाव किसे कहते हैं? देखो, मैंने अभी आपको समझाया कि जनता के शासन को बोलते हैं लोकतंत्र। तो ऐसा तो है नहीं कि जनता कोई व्यक्ति है, एक जनता है, वो उठ के जाकर शासन करेगी, ऐसा नहीं होगा ना। हम क्या करेंगे, शासन करने के लिए जनता क्या करेगी, प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रतिनिधियों। प्रतिनिधि किसे बोलते हैं, जिनको हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं। जैसे हम किसको, एमपीज को चुनते हैं, विधायक, सांसद, इनको चुनते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये क्या है, प्रतिनिधित्व है। तो जनता जब इन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो ये जो चुनाव करने की जो विधि है, ठीक है, चुनाव करने की जो ये विधि है, इसी को हम बोलते हैं चुनाव। ठीक है, प्रतिनिधियों को चुनने की जो ये विधि है, उसे ही चुनाव कहा जाता है। आई होप आप समझे लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का सीधा मतलब है जब जनता का शासन हो, जनता में सारी शक्ति निहित हो। अब जनता में निहित है, इसका मतलब क्या हुआ कि जनता क्या करती है, खुद कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जो जिस विधि से वो चुनती है, उस विधि को, उस नियम को हम बोलते हैं चुनाव। ठीक है, अभी हमारे देश में चुनाव का ही माहौल बना हुआ है। ठीक है, पंचायत चुनाव हमारे देश में हो रहे हैं। तो ये हो गया चुनाव। तो चुनाव किसे, चुनने की विधि को हम चुनाव कहेंगे, सिंपल सा। अब आपको समझ में आ गया लोकतंत्र और चुनाव। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें लोकतंत्र में चुनाव क्यों चाहिए? क्या कोई हम आसानी से जनता शासन नहीं कर सकते, पूरा ग्रुप मिलकर शासन नहीं कर सकता? हमें चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें लोकतंत्र में चुनाव का क्या इंपॉर्टेंस है, या हमें इसकी क्यों जरूरत है? क्या जनता मिलकर देश को नहीं चला सकती? हमें ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने की क्यों जरूरत है? तो इसका आंसर को समझते हैं और ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन बन के आता है कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। तो जब आप इस पॉइंट को जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अगर उसको आप समझ जाओगे तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। निर्णय में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। क्या मतलब है इसका इनका? देखो, देश को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नीति निर्धारित करनी पड़ती है, कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ती है, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अब हमें कुछ भी निर्णय लेना है तो क्या देश के सभी नागरिक उसमें बताएंगे? अब भारत तो इतना विशाल देश है, अगर सब नागरिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे तो क्या कोई देश चल पाएगा? भारत जैसा बड़ा देश चल पाएगा? नहीं ना। तो इस स्थिति में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इसमें निर्णय में जब हम देश के बारे में कोई निर्णय कर रहे होते हैं, तो जो भारत की सभी जनता है वो डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा नहीं लिखा है मैंने कि सिर्फ सभी नागरिक, सिर्फ यहाँ पे मेन जो वर्ड लिखा हुआ है वो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। तो सीधे तौर पे भाग नहीं ले सकते, ऐसे तो हम भाग लेते हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन सीधे तौर पर हम सभी नागरिक भाग नहीं ले सकते। इसलिए हमें लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत होती है। जब पूरी जनता भाग नहीं लेती तो जनता क्या करती है, वो पूरा ग्रुप क्या करता है, चुनाव के माध्यम से उनका कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है उनको मेन चुनता है उसको, और फिर उसको उसके नीति के लिए, देश के निर्णय के लिए उसको भेजता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार हम चुनाव कराते हैं और चुनाव के माध्यम से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी व्यक्ति को नीति निर्णय के लिए भेजते हैं, और इसीलिए हमें लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता है। अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे तो क्या होगा? क्या इतनी सारी भारत की जनता कोई निर्णय लेगी? नहीं ले पाएगी ना, सबका अपना अपना व्यू होगा, सब अपनी अपनी अलग विचारधारा रखते हैं तो अलग अलग बातें करेंगे। इसलिए हम सब मिलकर किसी एक को भेजते हैं, उसको भेजने के लिए हम चुनाव कराते हैं, उसको चुनते हैं, और फिर हमारे देश को चलाने के लिए, देश की नीति का निर्धारण करने के लिए किसी एक रिप्रेजेंटेटिव या किसी एक प्रतिनिधित्व को हम चुनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। और क्या है इसका दूसरा रीजन, क्या है कि हम लोकतंत्र को चुनाव में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? इसलिए क्योंकि चुनाव के अभाव में अगर हम कहीं पर इलेक्शन नहीं कराए लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र व्यवहार में नहीं आ सकता। यानी कि अगर हमें किसी देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है तो हमें वहां पर चुनाव कराना ही होगा। अगर हम चुनाव नहीं कराते हैं तो जो वो डेमोक्रेसी है, जो वो लोकतंत्र है, वो व्यवहारिक रूप से सही ढंग से नहीं चल पाएगा।
जाएगा। तो आई होप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि हमें लोकतंत्र में चुनाव का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत जैसा विशाल देश या कोई भी देश हुआ, वहां पर सारी जनता एक साथ जाकर किसी भी नीति या निर्णय का निर्धारण नहीं कर सकती। इसलिए वो जनता क्या करती है, चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और उसे नीति निर्माण व निर्णय लेने के लिए भेजती है, ताकि क्या हो सके, देश आसानी से चल सके। और इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का महत्व होता है। बिना चुनाव के कोई भी लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से नहीं चल सकता। आई होप इतना समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पर दो चीजें देखी, लोकतंत्र और चुनाव का मीनिंग क्या होता है और लोकतंत्र में चुनाव की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूछूं कि क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र हो सकता है, ठीक है, अगर मैंने अभी ये तो बताया आपको कि लोकतंत्र अगर है तो चुनाव होना ही चाहिए। उसी तरीके से अगर कहीं पर चुनाव हो रहा है, सिर्फ चुनाव है लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। जहां पर चुनाव होगा वहां पर ही लोकतांत्रिक सरकार बन पाएगी। कुछ देश है जो अपने आप को लोकतंत्र बताते हैं लेकिन वहां पर सही रूप से चुनाव नहीं होता है, वो सिर्फ अपने को प्रेजेंट करते हैं लेकिन वास्तव में वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसलिए कहीं भी जाओ आप, लोकतंत्र और चुनाव आपको साथ साथ में मिलेंगे। ये दोनों जो संकल्पनाएं हैं या जो सिद्धांत है वो एक साथ आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोकतंत्र और चुनाव का अर्थ और उनके संबंध को समझ गए होंगे। अब आप देखिए, भारत जो है या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें नागरिक सीधे भाग लेता है। सीधे भाग यानी कि अगर जैसे मान लो कोई एक देश है, ठीक है, उसमें 300 जन है, कितनी वहां की जनसंख्या कितनी है? 300। अब वहां पर कोई भी नीति बनानी है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी हमें बनानी है, तो क्या होगा, तो 300 जनों से पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा काम किया जाए या ऐसा काम नहीं किया जाए। तो वहां पर क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से जनता से पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है? जनता भाग ले रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन भारत जैसा देश, यहाँ पर 300 करोड़ जनसंख्या हो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा देश जहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, तो क्या वहां पर हम किसी से पूछ सकते हैं, एक एक नागरिक से जाकर कि क्या ये काम करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए? ठीक है, नहीं पूछ सकते। तो वहां पर हम क्या करते हैं, नागरिक क्या करता है, प्रतिनिधियों को चुनता है, और जहां पर प्रतिनिधियों को चुना जाता है वहां पर होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां पर सीधा नागरिक भाग लेता है वहां पर होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि प्राचीन यूनान के जो नगर और राज्य थे, ठीक है, प्राचीन यूनान के जो नगर और राज्य थे वहां पर क्या होता था, सीधे जनता से सीधे नागरिक भाग लेता था और उससे पूछा जाता था कि क्या करना है क्या नहीं। तो वहां पर होता था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट वे में हमारे यहाँ भी पूछा जाता है, लेकिन किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आई होप आपको लोकतंत्र के जो प्रकार है वो समझ में आ गए होंगे। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां नागरिक सीधे भाग लेता है, अप्रत्यक्ष लोक जहां नागरिक प्रतिनिधियों को चुनता है और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने अब तक लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र की जो संबंध है उसको समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे भारत पर कि भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है, भारत में किस तरीके से चुनाव होता है। आप अवगत भी होंगे चुनाव प्रणाली से, क्योंकि चुनाव ट्रेंडिंग पॉइंट रहता है जो युवा लोग हैं उनके बीच में, सारी जनरेशन के बीच में, ठीक है। तो भारत में चुनाव व्यवस्था, तो आपको बता दूं भारत में दो तरीके होते हैं चुनाव कराने के या कराए जाते हैं, है ना। पहला तरीका होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहला जो सिस्टम है हमारे यहाँ चुनाव कराने का वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। और दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके माध्यम से भी हमारे यहाँ कुछ चुनाव होते हैं, ज्यादातर चुनाव इसके माध्यम से होते हैं और कुछ इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण है अलग है, ठीक है। उसके बाद इसी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो ये प्रणाली है
लेकिन इसे मोटे तौर पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भारत की चुनाव व्यवस्था है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों चुनाव व्यवस्था को अच्छे से समझेंगे और बाद में इनका कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि किस तरीके से इनमें क्या अंतर है और क्या इनमें तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3 से 4 चीजों को कवर किया है। चुनाव क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के क्या प्रकार है और चुनाव और लोकतंत्र का क्या महत्व है और भारत में किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है उसके सिर्फ अभी हमने नाम जाने हैं। अब अंदर का हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई है। अगर समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही कोई अनदर अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।